हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आता है। चलिए साथियों, हम देखते हैं अपना प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। पहले लिखेंगे हल और दिया है लिखेंगे प्रश्न में। 2 जगह ग्राम दिया रहेगा और जो ग्राम में छोटी वैल्यू रहेगी वो स्मॉल w का मान रहेगा 3 ग्राम और जो बड़ी वैल्यू रहेगी ग्राम में कैपिटल W का मान रहेगा, दिया है 100 ग्राम। जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। क्वेश्चन में क्वथनांक कहेगा तो डेल्टा टीवी लिखेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। और हिमांक कहता है तो डेल्टा टीएफ लिखा जाता है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल जिसे कहते हैं हम। तो हम पहले सूत्र लिखेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा इस पर? सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर Kb गुणे स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? पहले हमें इस फार्मूले की सभी वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल W का मान पता है, कैपिटल W का मान दिया है 100 ग्राम, Kb का मान दिया गया है। तो हमें स्मॉल m और भार पहले निकालना होगा। यूरिया लिया गया है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। इसी का हमें अणुभार निकालना है। अणुभार को m से प्रदर्शित करते हैं। कितना n आ रहा है इस अणुसूत्र में? 2 n आ रहा है तो 2n। टोटल कुल H कितना है? 4H। एक बार C है और एक बार O है। तो n का अणुभार लिखेंगे तो n का अणुभार 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 गुणे 1 लिखेंगे। C का 12 होता है और O का 16 होता है। 2 का गुणा 14 में कराएंगे, 14 दूनी 28। 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 एकम 4 प्लस 12 प्लस 16। सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आएगा 60। स्मॉल m अर्थात अणुभार इसका 60 आ गया। इसके बाद सभी वैल्यू हम अपने फार्मूले पर रखते हैं। Kb का मान आया 0.52। स्मॉल w का मान 3 ग्राम दिया है, 3 रख लेंगे, गुणे 1000 पूरे का बटे स्मॉल m का मान 60 आया है, 60 लिख लेंगे। कैपिटल W का मान 100 ग्राम है, 100 लिख लेंगे। और इसे अब हम हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 को काटेंगे तो आ जाएगा 20। 0.52 गुणे 10 बटे 20। 10 से भाग देंगे 20 में 2 बार जाएगा, आ जाएगा 0.52 बटे 2। जब इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 0.52 में 2 से, आएगा 0.2
0.26 या 0.26 डेल्टा टीबी का मान 0.26 डेल्टा टीबी का मान 0.26 केल्विन आएगा, क्योंकि केवी का मान दिया है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल में। तो इस हमारे पहले क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर आया है 0.26 केल्विन। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केवी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे 9 ग्राम ग्लूकोज है और एक जगह पर और 500 ग्राम जल दिया गया है। तो दोनों में जो छोटी वैल्यू है स्मॉल डब्ल्यू का मान है, स्मॉल डब्ल्यू का मान 9 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू का मान 500 ग्राम। 1.013 बार दाब दिया है, पी का मान है 1.013 बार। जल के लिए केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या फिर कह सकते हैं मोल इनवर्स। हमें क्या ज्ञात करना है? विलयन का क्वथनांक, डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें निकालनी है। और इसमें जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें अणुभार भी निकालना होगा। तो ग्लूकोज का अणुभार निकालना है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और इसी का हमें अणुभार निकालना है। 6 कितनी बार है, सॉरी C कितनी बार है? 6 बार है, तो 6C प्लस 12H प्लस 6O। कार्बन का अणुभार कितना होगा? 12 होगा, 6 गुणे 12 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है। गुणा करा लेंगे, 12 छंग 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 का गुणा 6 में कराएंगे, 16 छक्का 96, 72 12 और 96 को जब जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 180। तो इसका अणुभार या ग्लूकोज का अणुभार जो आ गया वो आ गया 180। अब हम फार्मूला लगाएंगे। सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे केबी बटे में स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। कोई भी वैल्यू हम गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब सभी वैल्यू को हम बारी बारी से रखेंगे। 1000 है, 1000 को ऐसे लिख लेंगे। स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 9 ग्राम, तो 9 रख लेंगे। केबी का मान दिया है 0.52 लिख लेंगे पूरे का बटे। स्मॉल एम का मान दिया है 180 को निकाला गया है 180 गुणे कैपिटल डब्ल्यू का मान है 500 रख लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से भाग करेंगे, 9 9 दूनी 18 2 आ जाएगा और 2 से 9 दूनी 18 लिख लेंगे। 0.52 बटे 2 बचा है और नीचे 5 बचा है, गुणा करा लेंगे। 0.52 बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10। डेल्टा टीवी बराबर 0.52 बटे 10 आया है।
अब हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1 0 है, दशमलव एक गिनती और आगे आ जाएगा 0.052 केल्विन। ये हमारा आंसर आ गया। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का भार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवमन स्थिरांक Kf बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, तो फिर इसमें भी दो जगह ग्राम दिया है। जो छोटी वैल्यू रहेगी वो स्मॉल w का मान रहेगा 7.5 ग्राम, कैपिटल W का मान दिया है 75 ग्राम। 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है और यहाँ पर प्रश्न में हिमांक लिखा हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का मान दिया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का भार ज्ञात करना है, हमें स्मॉल m निकालना है और जल का मोलर अवमन स्थिरांक Kf का मान दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। पहले फार्मूला लिखेंगे, स्मॉल m बराबर होगा 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे में डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। सभी वैल्यू रख लेंगे। 1000 लिख लेंगे। KF का मान दिया है 1.86 गुणे स्मॉल w का मान दिया है 7.5, डेल्टा TF का मान दिया है 1.2 और कैपिटल W का मान दिया है 75। अब इसे हम हल करेंगे। दशमलव के बाद एक गिनती है दशमलव और यहाँ भी एक गिनती है दशमलव के बाद दशमलव हट जाएगा और यहाँ दशमलव के बाद दो गिनती है। जब 1000 से गुणा कराएंगे तो इसका 2 जीरो खत्म हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1860 गुणे 75 बटे 12 गुणे 75। 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1860 बटे 12। 12 से जब हम भाग देंगे 1860 में तो एक बार जाएगा 12 एक कम 12 बचेगा 6 हासिल, फिर से भाग देंगे 12 पंचे 60 घटाएंगे तो 60 बचेगा, फिर भाग देंगे 12 से 12 पंचे 60 आ जाएगा। कैंसिल करने पर 12 से 1860 को 155। इस प्रकार हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर अणुभार 155 आ गया। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है 298 केल्विन पर 0.20 कैपिटल M मतलब मोलरता KCl विलयन की चालकता 0.025 कैपिटल S लिखा है, इसे पढ़ते हैं सीमेंज प्रति सेंटीमीटर है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। 298 केल्विन दिया है। ये सवाल में सिर्फ बच्चों को परेशान करने के लिए दिया जाता है, बाकी ये सवाल में कहीं लगता नहीं है। तो कैपिटल M का मान मतलब मोलरता दिया है और मोलरता को M से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। इसका मान दिया 0.20। KCl विलयन की चालकता दिया है, केप्पा का मान दिया है 0.025 सीमेंज प्रति सेंटीमीटर।
इसके मोलर चालकता की गणना करनी है। लैम्डा m हमें ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। लैम्डा m बराबर होता है केप्पा गुणे 1000 बटे में कैपिटल M। केप्पा का मान दिया है, केप्पा का मान 0.025 गुणे 1000 बटे में 0.20 मोलरता का मान है। दशमलव के बाद इसमें 3 गिनती है और इसमें दशमलव के बाद 2 गिनती है। एक 0 और बढ़ा लेंगे, दोनों ऊपर नीचे पर गिनती बराबर हो जाएगी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 25 गुणे 1000 बटे में 200। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 10 कट जाएगा, 5 आएगा, तो 25 गुणे 5। जब 25 का 5 में गुणा कराएंगे तो लैम्डा m का मान 25 पंचे 125। इसका मात्रक होता है सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या मोल इनवर्स। ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर है। साथियों, हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। Zn बटे Zn2 प्लस एक इस मोलर दिया है और Cu2 प्लस बटे Cu, जबकि कह रहा है जो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो Zn2 प्लस बटे Zn तथा Cu2 प्लस बटे Cu के मान दिया है -0.76 वोल्ट तथा प्लस 0.34 वोल्ट है और इनकी सांद्रता 1 मोलर है। हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना है, जानना है कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड पर अपक्रिया हो रही है। तो लिखेंगे अपक्रिया पहले Cu प्लस Zn और Cu2 प्लस रहेगा Zn, एरो लगाएंगे। Cu2 प्लस से ये Cu में चेंज हो रहा है और Zn जो है Zn2 प्लस में। तो देख रहे हैं Cu जो आयन है दूसरी तरफ इसमें कमी हो रहा है, Cu2 प्लस से Cu हो रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है और Zn2 प्लस में इस पे आयन का मान बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड पर होगा क्रिया होगी और जो Cu है ये कैथोड पर क्रिया होगी। अगर आप ये प्रश्न में लिख पाते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो आप सीधे सवाल लगा सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। अगर पेपर में दिक्कत हो रहा है कैथोड एनोड पहचानने में भी, तो इस फार्मूले को हम एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट E0 सेल बराबर, जिसे हम कैथोड एनोड नहीं निकाल पा रहे हैं तब हमें देखना है जो दोनों वैल्यू दी गई है उन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर दोनों प्लस में है तो हम दोनों प्लस में जो सबसे बड़ा होता है वो वैल्यू लिखेंगे पहले, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो पहले प्लस वाला लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे E0 Cu2 प्लस बटे Cu माइनस, अब जो छोटी वैल्यू है जो ऋणात्मक है उसको लिखेंगे E0 Zn2 प्लस
बटे Zn। अब दोनों का मान हम इस सूत्र में लिख लेंगे। E0 Cu2 प्लस बटे Cu का मान दिया है प्लस 0.34 माइनस Zn2 प्लस Zn का मान दिया है माइनस 0.76। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। अब दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट। इस प्रकार साथियों हम इस सवाल को लगा सकते हैं। साथियों हमारा छठवां प्रश्न है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। और समीकरण भी दिया है, एक Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस Cu। तो सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई। इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है, E0 का मान दिया है, या इसे E0 भी कहते हैं, 1.1 वोल्ट। और हमें देखना है अभिक्रिया में जो आयन है वो मैक्सिमम कितना है। तो यहाँ भी 2 प्लस लिखा है, यहाँ भी Zn के ऊपर भी 2 प्लस लिखा है, तो n का मान आ जाएगा 2। और फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा G 0 या नॉट बराबर माइनस n F E0। ये गिब्स ऊर्जा की गणना करने का सूत्र है। इसमें देख रहे हैं डेल्टा G0 हमें निकालना है, माइनस n का मान दिया है 2, F का मान नहीं पता है, तो F की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। ये फैराडे नियतांक होता है 96, इसका मान होता है 96485। सवाल लगाने के लिए हम 96500 वैल्यू रखते हैं और डेल्टा G0 का मान हमें ज्ञात करना है। सभी वैल्यू फार्मूले पर रख लेंगे, माइनस n का मान कितना दिया है 2, F का मान 96500 गुणे E का मान या E0 का मान जो दिया है 1.1 वोल्ट दिया। गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे 96500 में आएगा 0 0 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 9 18 1 19 गुणे 1.1। जब 1.1 से गुणा कराएंगे अगले पद में आ जाएगा माइनस 212 300 कूलाम वोल्ट। और कूलाम वोल्ट जो होता है इसके स्थान पर या कूलाम वोल्ट जूल के बराबर होता है, तो 212 300 जूल हम लिख सकते हैं। ये साथियों हमारा छठे प्रश्न का आंसर आया। मानक गिब्स ऊर्जा की गणना किए हैं, माइनस 212 300 जूल। साथियों हमारा सातवां प्रश्न है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आया है बोर्ड में, तो ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया का अर्ध समय दिया है, सबसे पहले दिया है लिख लेंगे साथियों, तो दिया है टी हाफ, अर्ध समय को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ का मान दिया है 4 मिनट, इसको मिनट में ही रहने देंगे तो हमारा आंसर भी मिनट में ही आएगा। के का मान हमें निकालना है और अर्ध समय कह रहा है टी हाफ 50% के लिए सूत्र होता है
के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। 0.693 टी हाफ का मान रखेंगे 4 से भाग देंगे, आएगा 0.173 मिनट इनवर्स। ये के का मान आ गया, लेकिन हमें के का मान नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है 99.9% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। हमें समय ज्ञात करना है। तो यहाँ परसेंट में लिखा है, जब परसेंट में लिखा है तो हम ए का वैल्यू मानेंगे 100, ए बराबर 100। जब भी प्रतिशत दिया रहेगा तो ए का मान 100 रखेंगे, और यक्स का मान जो वैल्यू दिया गया है 99.9, ये यक्स का मान है, तो 99.9 रखें। अब हम और हमसे क्या पूछा है, कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, तो टी 99.9 हमें ज्ञात करना है। तो हम प्रथम कोटि की अपक्रिया का फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे साथियों। सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटे टी log 10 a/a माइनस यक्स। सभी वैल्यू फार्मूले पर रखेंगे, तो हमें ज्ञात करना है टी 99.9, या वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाएगी और के टी के स्थान पर आ जाएगा, तो हो जाएगा टी 99.9 बराबर 2.303 बटे में के, और के का मान आया है 0.173 log 10। ए का मान माना गया है, प्रतिशत था तो 100 बटे में 100 माइनस यक्स का मान आया 99.9 रख लेंगे और हल करेंगे, आएगा 2.303 बटे में 0.173 log 10 100 बटे, जब 100 में से 99.1 घटाएंगे तो इसको घटाएंगे कैसे, 100.0 लिख लेंगे और नीचे 99.9 हासिल लेंगे आगे से, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 यहाँ बचेगा शेष, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, आ जाएगा 0.1। दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक गिनती है, आ जाएगा 2.303 बटे में 0.173 log 10 1000। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम दशमलव से दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर भी 3 गिनती है, नीचे भी, हो जाएगा 2303 बटे 173 log 10। 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा log m की पावर n, log 10 m की पावर n बराबर n log 10 m। ये सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2303 बटे 173, 10 की घात जो 3 है, 3 सबसे आगे आ जाएगा, हो जाएगा 3 गुणे log 10 10। log 10 10 का मान होता है 10 का मान होता है 1। अब रख देंगे 2303 बटे 173 गुणे 3 गुणे 1, ये 99.9।
अब 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 आएगा और 2303 में गुणा कराएंगे 399.9 बराबर 2303 का गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0, फिर 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और बटे में आ जाएगा 173। साथियों जब भाग करेंगे 6909 में 173 से तो आ जाएगा भाग करने पर 39.93। तो 93 लगभग 100 के पास में है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 40, और यहाँ पर मात्रक मिनट में ही था तो हमारा आंसर भी मिनट में ही आएगा। इस प्रकार साथियों हमारे 7वें प्रश्न का जो आंसर आया है वो आया है 40 मिनट। साथियों हमारा 8वां प्रश्न है आर एरो पी अपक्रिया के लिए अपकारक की सांद्रता 0.06 मोल से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 कैपिटल एम या मोलरता या कह सकते हैं मोल हो जाती है, तो औसत वेग की गणना कीजिए। हमें ज्ञात करना है औसत वेग। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई। तो 0.06 कैपिटल एम से ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता है, तो हम लिख सकते हैं A0 का मान दिया है 0.06 और प्रारंभिक सांद्रता के समय जो टाइम होता है T1 का मान ये 0 होता है। फिर कह रहा है 20 मिनट में T2 का मान है 20 मिनट, तो 20 मिनट में परिवर्तित होकर जो सांद्रता परिवर्तित हो रही है A का मान दिया है 0.02 हो जाता है। तो औसत वेग की गणना करनी है तो हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले औसत वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और इसे अगर हम गणितीय व्यंजक में लिखेंगे तो सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा A0 माइनस सांद्रता A बटे में T2 माइनस T1। जो भी वैल्यू सांद्रता में बड़ी रहेगी उसे हम पहले लिखेंगे। अब जो दिया है फार्मूले में रखेंगे। A0 का मान आ रहा है 0.06 माइनस A का मान आया 0.02 पूरे का बटे समय अंतराल T2 का मान है 20 माइनस T1 का मान है 0। घटा देंगे, जब घटाएंगे 6 में से 2 घटेगा आएगा 0.04, 20 में से 0 घटाएंगे आएगा 20। दशमलव के बाद 2 गिनती है, दशमलव हटाएंगे 2 0 बढ़ा लेंगे, आ जाएगा 0.004 आ रहा है तो सिर्फ 4 बटे लिख लेंगे 2 गुणे 3 0 है 1000। चार में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा 2 बटे 1000। 1000 में 3 0 है तो 3 गिनती के आगे दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 0.002। तो औसत वेग का आंसर हमारा आ गया है 0.02
और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, या कह सकते हैं लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो हमें सवाल लगाते समय साथियों मात्रक का भी ध्यान रखना है कि हमारे 2 में 1000 से जब भाग करेंगे तो 3 जीरो है, 3 गिनती के आगे दशमलव लगाए तो साथियों हमारा आंसर आएगा 0.002 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। साथियों हमारा 9वां प्रश्न है, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हमें वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है। 100 सेकंड दिया है और उसमें कहा गया है आधी रह जाती है, तो टी हाफ का मान दिया है, टी हाफ का मान दिया है 100 सेकंड। हमें ज्ञात करना है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं k से, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, इसका सूत्र होता है k बराबर 0.693 बटे में टी हाफ, k बराबर 0.693 बटे में टी हाफ। टी हाफ का मान दिया है 100 सेकेंड, तो बटे में 100 कर देंगे। 100 को हम लिख सकते हैं साथियों 0.693 गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात -2। और हमें आंसर में पहली गिनती के बाद दशमलव लाना है, तो दशमलव अपने दाहिने तरफ जाएगा तो हो जाएगा 0. दाहिने तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6.93 गुणे 10 की घात, एक गिनती दाहिनी तरफ जा रहा माइनस में बढ़ जाएगा, हो जाएगा -3। 2 है पहले से ही, एक और आ जाएगा -3 के बराबर 6.93 गुणे 10 की घात -3। मात्रक लिखेंगे साथियों, जो सेकंड लिखा है तो प्रथम कोटि की अपक्रियक वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, मिनट रहेगा तो मिनट इनवर्स लिखेंगे, और घंटा रहेगा तो घंटा इनवर्स लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है। साथियों हमारा 10वां प्रश्न है, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर कितना आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही लगेगा, जैसे उसमें पूछा गया था वेग स्थिरांक, वैसे इसमें भी पूछा गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस सवाल को लगाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।